शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रतिनिधि। यह कोटेशन संख्या 3550 से लेकर 3571 तक है। इसमें हम यह जानेंगे कि हमारी राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो राजनेता हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी भूमिका क्या है और वो वर्तमान समय में देश और समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब आज हम ये जानेंगे कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनेता, जनप्रतिनिधि आज इस स्थिति में है, उनका कार्य व्यवहार क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं दल बदल विधि कानून से। जैसा कि आप जानते हैं, दल बदल विधि कानून हमारे यहाँ लाया गया है। यह 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके लिए संविधान में 52वां संशोधन किया गया और इसे संविधान की 10वीं सूची में जोड़ा गया। इस कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई राजनेता दल बदलता है या अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यह जो कानून लाया गया, इसका उद्देश्य है सरकार की स्थिरता को बनाए रखना और राजनीतिक एकरूपता लाना, राजनीतिक अनुशासन लाना। जब कोई विधेयक आता है तो पार्टी व्हिप जारी करती है। व्हिप इसका मतलब होता है कि जो पार्टी का स्टैंड है उसके इतर आप नहीं जा सकते। मान लिया कि अभी की सरकार एक विधेयक लाती है, तो विधेयक जब आता है तो उसके पहले जो सरकार है, जो 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 सत्ता दल है, अपने राजनेताओं के ऊपर व्हिप जारी करती है। इसका मतलब है कि वह अपनी ही जो उनका जो कानून है उसका समर्थन उनको करना है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो दल बदल विधि कानून में आती हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यह मानना आवश्यक है कि जिसे जनता चुनती है उस पर नियंत्रण जनता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नियंत्रण किसका है? दल का। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, जब दल बदल कानून आ गया
इसका मतलब है कि ऐसे तो इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना किसी भी दल में, राजनीति में, और सरकार को अस्तित्व प्रदान करना। यह अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू पर जाते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मान लिया कोई विधेयक पार्लियामेंट में आया, कोई एमपी है जो कांग्रेसी है, वह चाहता है कि जो सत्ता दल कानून ला रही है हम उसका समर्थन करें, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर जारी होता है। तो यह एक अच्छी बात नहीं है, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और बात इसमें कही गई है कि आज के समय में जो राजनेता हैं उनकी छवि काफी खराब है, या कहें कि पूरी दुनिया में राजनेताओं की छवि काफी खराब हो चुकी है। आज लोग यही मानते हैं कि हर राजनेता भ्रष्ट है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि यह समस्याएं पैदा करने में माहिर हैं और उस समस्या के समाधान के लिए कानून का निर्माण करते हैं, और कानून का निर्माण ऐसे करते हैं कि ताकि उससे एक नई समस्या पैदा हो जाए, और इनका उद्देश्य है कि समस्याओं को कभी भी उलझने नहीं देना है। अगर समस्याएं सुलझ जाएंगी तो फिर उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। इसीलिए वह चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहे। अब देखने वाली बात है, जैसे धर्मांतरण, हमारे देश में धर्मांतरण एक मुद्दा है। एक तरफ तो राजनेता या संविधान या हमारी व्यवस्था कहती है कि हमें अपनी पसंद के अनुसार धर्म का पालन करने की आजादी है, दूसरी ओर वह धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी लाती है। अब जब आजादी है तो उसकी आड़ में लोगों का धर्मांतरण होता है, और जब कानून बनता है तो उससे समस्याएं और बिगड़ती ही हैं। अगर कानून से समस्याएं हल होती तो अब तक सारी समस्याएं हल हो जाती। तो मेरा कहना है कि अगर धर्मांतरण रोकना है तो आप एकदम बैन कर दीजिए, एकदम बैन कर दीजिए कि धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, ये लोग कानून भी बनाएंगे, ईसाई मिशनरियों को घुसाएंगे भी, उनको सहायता भी करेंगे, उनका वो यहाँ आकर भाषण भी देगा, फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है। तो ये समस्याओं का समाधान नहीं है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी समस्या का समाधान करना है तो हमें चाहिए कि उस पर सर्वसम्मति बने, लेकिन यह चाहते ही नहीं है कि उस पर सर्वसम्मति बने। वह चाहते हैं कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा कर दें, बस अपनी रोटियां सेकते रहें। और ये आजादी के बाद से ये लगातार हो रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। यह जो कोटेशन कहता है कि जो भारतीय राजनेता हैं और जो पाश्चात्य राजनेता हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पाश्चात्य राजनेता जब भी कोई कानून का निर्माण करते हैं या संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि वह बहुत ही सोच समझकर करते हैं। जब कोई भी वो वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो मन में आए कानून बना दो, जब मन में आए अमेंडमेंट कर दो, जब चुनाव आए जो मुंह में आए बोल दो। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं वह जनता के प्रति वफादार नहीं है। देखिए, यूरोप अमेरिका में अगर कोई भी एक राजनेता एक बार अगर गलत साबित हो गया तो उसकी कुर्सी तो जाएगी ही, वह हमेशा के लिए आउट हो जाएगा। ऐसे अभी फ्रांस में निकोलस सरकोजी जेल गया, उसने गलती की थी। देखिए, जब से उसने गलती की मेरे विचार से वह कोई अधिक मतदान नहीं हुआ, प्रासंगिक हो गया। तो मेरा मानना है कि इसकी वजह से पाश्चात्य राजनीति और भारतीय राजनीति में यही अंतर है। वोटर लिस्ट में जो बदलाव किया गया है एक बात उसके और कारण कि मतदान प्रतिशत अधिक दिख रहा है। एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे यहाँ अगर कोई सरकार में प्रधानमंत्री के खिलाफ दो बात बोल दे तो उसे अनुशासनहीन माना जाता है और उसे मंत्रिमंडल से या सरकार से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, ये लोग खुद के लिए ऐसा नियम बनाते हैं, लेकिन जब किसी परिवार का कोई लड़का परिवार की इच्छा के खिलाफ विवाह कर लेता है तो वो ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर उसका मंत्री कुछ बोले तो वो अनुशासनहीन है, लेकिन आम परिवार का लड़का अगर बाहर विवाह कर ले तो ठीक है। ये क्या बात हुई? मतलब ये जो बात है कि जो परिवार, गांव, समाज, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। उसकी जो सीमा हो, जो सीमाएं हैं अपने लिए हैं और जो बाकी संस्थाएं हैं उनको हाशिए पर डाल दिया गया है। एक बात और यहाँ पे जानने वाली है कि भारत का हर व्यक्ति यह जानता है कि भारत का जो राजनेता है वह भ्रष्ट है और यह जो संसदीय प्रणाली है वह उतनी प्रभावी नहीं है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि राजनीति में अगर अपवाद को छोड़ दें तो यहाँ पे 100% लोग ईमान और भ्रष्ट हैं। अब अंतिम जो कोटेशन है मैं उस पर बात करता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत ही खराब परंपरा है। हम हर चीज को प्रशासनिक या कानूनी रूप से हल करना चाहते हैं। अगर कोई धार्मिक समस्या है, सामाजिक समस्या है या परिवार की समस्या है, उसको भी हम कानून बनाकर या शासन के माध्यम से ठीक करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब इसमें बात ये आती है जैसे नक्सलवाद। अब नक्सलवाद के लिए जो हमारी सरकार है, दो या चाय आतंकवाद है, और एक कॉफी।
40 रुपया। इसके लिए वह आर्थिक और सामाजिक रूप से काम करती है। उदाहरण के लिए, जब भी इस्लामिक आतंकवाद को हम लेते हैं, हमारे यहाँ लोग क्या कहता है, अगर आतंकी घटना होती है, वह गरीब था, बेरोजगार था, अशिक्षित था, लेकिन ये समस्या तो धार्मिक है। जब तक हम इसको धार्मिक रूप से नहीं निपटेंगे, हमें जानना पड़ेगा कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं। जो इनकी किताबें हैं, जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इनके मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जब तक हम वहां पे काम नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था, काफी अत्याचार हुआ था, ये था वो था, ऐसे करके हम समस्याओं का हल नहीं कर सकते। धार्मिक समस्या है, उसका हल धार्मिक होगा। सामाजिक है उसका हल सामाजिक होगा। आर्थिक है, उसका हल आर्थिक होगा। तभी हम देश और समाज को आगे ले जाएंगे और समस्याओं का हल कर पाएंगे। लेकिन राजनेता ऐसा नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वर्ग संघर्ष चलता रहे, हम अपनी रोटियां सेकते रहे। मित्रों, ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। बताएं, कोई भाई शुरू करे। मोहन बाबू, बबलू भैया और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ मोहन बाबू बताएं। उपस्थित आज की इस चर्चा में सभी हमारे विद्वत जन साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत है। आज की जो चर्चा का विषय रखा गया है, जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल है और उनकी जो क्रिया प्रक्रिया है, उस विषय में आज की चर्चा हम लोगों को करना है। तो जहां तक हम यह देखते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, इन सभी का संबंध जो है वो लोक से होता है, जनता से होता है। और जनता जो है, लोक जो है, इन कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं को और जनप्रतिनिधियों को बनाता है, चुनता है। वो हमारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाएंगे, हमारी मूल अधिकार का सुरक्षा करेंगे, हमें न्याय और सुरक्षा मिलेगी, हमारे सम्मान का सुरक्षा होगा,
हमारी सुविधाओं का व्यवस्था होगा, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा जिनको कि ये तीन जो तंत्र की क्रिया है अपने पास में, सांसद, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और ये सभी संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो जनता को संविधान का दुहाई देकर और जन कल्याण का दुहाई देकर ये कुछ भी संसद में, न्यायपालिका, कार्यपालिका में करते हैं और बराबर जनता को भ्रम में रखते हैं। अब जनता को तो केवल एक अधिकार यही है कि 5 साल में वह जो त्रिस्तरीय चुनाव की व्यवस्था है, जिनके तहत किए सारी पावर को लेकर के बैठते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो या नगर पंचायत, नगर पालिका या जनपद का हो। अब यहाँ पर जितने भी बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, ये सब जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो अब जहां तक सवाल है कि ये हमें कहते हैं और भ्रम में डालते हैं कि हम संविधान के अनुसार सारा कार्य करते हैं और जो संविधान में नियम कानून बने हुए हैं उनके तहत ही हम सारा काम करते हैं, संविधान सर्वोच्च है। लेकिन संविधान में सारी बातें लिखने के बाद संविधान सभा से जो भी राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हैं वो एक लाइन जोड़ दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर संविधान में कानून को संशोधन किया जा सकता है या बदल दिया जा सकता है। तो अब जो है अपनी सुविधा के अनुसार और बिना जनता के किसी भी प्रकार का सहयोग या उनका सलाह मशविरा लिए बिना जो है वो संविधान में परिवर्तन कर देते हैं। अब ये जो संविधान बनने के बाद जो है, पहले तो जो भी जाने अनजाने में संविधान निर्माताओं ने जो भी उनको उस समय सुलभ लगा वो संविधान का निर्माण किया, लेकिन बाद में जो है जनता पर और लोक पर कंट्रोल करके रखने के लिए संविधान में जो परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया। अब जब आप समाज सेवा के नाम पर सांसद, विधायक, जन सेवक के नाम पर वहां पर जाते हैं और आपको वहां पर तनख्वाह कम सम है, जो भी है वो भी कम नहीं है,
और आपको सुविधाएं इतना अधिक है। लग रहा मोहन बाबू का कट गया क्या? हाँ, नमो नमः। हाँ मंगला प्रसाद जी बताएं। धन्यवाद। अब यहाँ पर जो चर्चा है दल कानून के बारे में, राजीव गांधी ने दल बदल कानून लाया था, लेकिन दल बदल कानून क्यों लाया गया था, इसको समझना जरूरी है। क्या दल बदल कानून उन्होंने नेताओं के दल बदल के रोकने के लिए था कि किसी अन्य मंतव्य के लिए था? लेकिन देखा जाए तो इसको गहराई से विचार किया जाए, दल बदल कानून दल बदल को रोकने के लिए नहीं था, और इसको दल बदल कानून नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तिहाई जनमत लेकर के दल को छोड़ा जा सकता है। इसको दल बदल कानून को कहना गलत है। मूलतः यह कानून जो है कि कांग्रेस विधेयक में अनावश्यक परिवर्तन बनाने के लिए करने के लिए किया गया था, ताकि जो भी कानून बनाया जाए या कुछ कुछ जो भी जो है कि रद्दो बदल किया जाए, उसके विरुद्ध कोई न खड़ा हो, सांसदों को। जबकि मेरा मानना है कि दल बदल कानून बनाया जाना तो ठीक है, लेकिन वह धारा हर जगह लागू हो यह ठीक नहीं है। सांसद जो है कि अपने नेता को जो है कि सलाह दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनका अपना स्वतंत्र मत रखा जा सकता है। लेकिन दल बदलने का जो नियम होता है, या सरकार के गिराने और नए बनाने में जो नियम होता है दल बदल करके, उस पर रोकथाम होनी चाहिए थे खाली, ताकि सरकारें स्थिर रहें, सरकारें जो है कि हमेशा जो है कि डगमगाती न रहें। तो यह हुआ नहीं, हो गया दूसरा। यहाँ पर पार्टी तंत्र को स्थापित किया गया, न कि दल बदल कानून को लागू किया गया है। हम इसको दल बदल कानून कहते यही गलत है। दल तो आज भी बदल रहे हैं, दल बदल तो रुका नहीं है। पार्टियों का जो है कि विभाजन हो जाता है और एक दूसरे दल में चले जाते हैं, एक एक धड़ा बना करके। तो दल बदल नहीं रोका गया है, यह रोका गया है जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से कानूनों पर अपना मत नहीं डाल सकते, स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं कर सकते, जबकि यह होना चाहिए। इसको आप प्रतिबंधित कर देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कि हमारे संविधान में मूल स्वतंत्रता मानी गई है, आप जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं, उनके निर्णय की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। वो निर्णय नहीं ले सकते कानूनों के साथ, क्या कानून बनना चाहिए, क्या कानून नहीं बनना चाहिए। होना यह चाहिए, लेकिन इसको दल बदल कानून नाम दे करके सांसदों जनप्रतिनिधियों को जो है कि एकदम पार्टी तंत्र का गुलाम बना लिया गया। होना चाहिए सुधार, और दल बदल कानून यदि लाया जाता है तो कोई गलत नहीं था,
लेकिन यह पूरी तरह से एक गलत बना दिया गया, जो कि हर मुद्दे को जो है कि वहां पर दल बदल कानून को लागू किया गया। अब पार्टी व्हिप का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, पार्टी जो कर रही है उसके विचारधारा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है, और पार्टी जिस मैटर पर लेकर चल रही उसका नेता यदि पागल हो गया तो सब पूरे सांसद उस पागल का समर्थन करना है कानून के मामले में, यह गलत हुआ है। इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन जो देश हित में है, जो लोकतंत्र के हित में, उसके लिए हमको स्वतंत्र रखना चाहिए। हम पार्टी का साथ देंगे, पार्टी के नेतृत्व का साथ देंगे। पार्टी यदि प्रधानमंत्री पद के बनने के योग्य है, के योग्य जो है कि संख्या बल रखता है, तो वह उनकी संख्या उस समय वह महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उनकी विचारधारा को जो है कैसे कैप्चर किया जाए, यह गलत हो जाएगा। समर्थन देना अलग बात है, वैचारिक गुलामी करना अलग बात है। हम समर्थन देते हैं परिवार के सदस्यों को, हर चीज को, या अपने परिवार के, लेकिन यदि हमारे विचार या परिवार किसी सदस्य विचार को ही न सुना जाए, और यदि विचार के कहीं विरुद्ध बात आ जाए तो उसको जो है क्या परिवार से निकाल देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यह जो है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है कि दलबदल कानून लाया गया, जबकि वह दलबदल कानून स्वयं में है नहीं। पूरी दुनिया में यह तो भाई राजनेताओं की निंदा क्या किया जाए, उनके बस निंदा ही किया जा सकता है और कुछ किया ही नहीं जा सकता है। यह पूरी दुनिया की समस्या है। थोड़ा सा यह देखा जा सकता है कुछ पश्चिमी लोकतंत्र जो है कि कुछ बेहतर समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह सारे दुनिया के लोकतंत्र में इसी प्रकार की समस्याएं हैं, जो एक सत्ता पाने और सत्ता संभालने की लड़ाई है। नेताओं का कोई जो है कि ऐसा हमने स्थिति नहीं दिखाई पड़ती जो कि पूरी तरह से लोक कल्याण के हित में हो। धन्यवाद। मंत्रिमंडल में रहते हुए प्रधानमंत्री विरुद्ध यदि कुछ कह दे, ये तो भाई सामाजिक बात है, और यह बड़ा निंदनीय बात है जो है कि, और प्रधानमंत्री विरुद्ध कुछ भी कह दे, अनुशासन भंग। हमें परिवार में जो है कि अनुशासन का कोई जो है, परिवार का तो कोई जो है कि उल्लेखन नहीं है। अब हमारे राजनेता कन्या भ्रूण हत्या का प्रशासनिक समाधान खोजे, नक्सली आतंकवाद सामाजिक आर्थिक वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के हर राजनेता समर्थक। तो यह बात है भाई, हर चीज जो है कि पारिवारिक मामले से तय होता है। जनसंख्या वृद्धि हो या नया जो है कि कोई परिवार का सदस्य बनना है, तो भाई इसमें परिवार की सहमति होनी चाहिए, और किस तरह से कैसे हो इसमें परिवार स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है कि ये सब चीजों को मुद्दा बना लिया गया, लेकिन आतंकवाद और नक्सली चीजों का तो मुद्दा उतनी विशेष रूप से नहीं बनाया गया है। यह सब कुल मिला करके नेताओं का जो है कि षड्यंत्र है, और कुल मिला के सत्ता पाने सत्ता संभालने का खेल चल रहा है। हम लोग जो है कि खाली बेवकूफ हो करके दो पक्षों में से एक पक्ष बने रहना हमारी बाध्यता हो गई है। इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और कोई भाई अपनी बात रखे? सभी बंधुओं को नमस्कार। हाँ पवन जी भैया बताएं। देखिए, बाघ के सामने बकरी के विचार कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यह हम जंगल में देख सकते। और ये ठीक बात है कि नेता पार्टियां बाघ बन गई हैं और जनता बकरी हो गई है। कोई भी बात वहाँ नैतिक अनैतिक अच्छी बुरी कुछ भी कहना सुनना तो क्या महत्व रखता है, वो बाघ और बकरी के सामने करके देख लीजिए। लेकिन कोई व्यक्ति मजबूत कैसे हो सकता है लोकतंत्र में, तो उसका भी कोई रास्ता है। और जब तक आप मजबूत होने के लिए आपको
लोकतंत्र एक व्यवस्था है और समाज की अपनी कोई व्यवस्था है नहीं। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे किसी भी विचार को कहीं कोई जगह मिले, तो उसके लिए आपको व्यवस्था के सामने एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। भले हो वो अधिकार और नियंत्रण विहीन हो, क्योंकि सत्ता जो ताकतवर है वो व्यवस्था बनने नहीं देगी। इतनी आसान तो है नहीं कि आप व्यवस्था बना ले जाओ, वो मुंह देखता रह जाए। वो तो अगर प्रेमानंद महाराज से भी खतरा समझ जाए तो उनको कल वो जो है कितने घृणित अपराधों से सुसज्जित कर देंगे मीडिया के जरिए कि आप सिर्फ उन्हें गाली दे पाएंगे और सारा सम्मान आपका जो है 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास व्यवस्था है। आपके पास अपनी कोई व्यवस्था जब तक नहीं खड़ी करेंगे तब तक कोई भी विचार, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी भैया। और कोई भाई अपनी बात रखे? बबलू भैया कुछ नहीं बोलेंगे? अभी सुन रहा हूँ, देखते हैं कितना विचार आते हैं। जी 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 जी। इस विषय पर 2-3 बिंदुओं पर मुझे कुछ कहना था। खैर, ये बात तो हम सभी लोग समझ रहे हैं कि दल बदल कानून हमारे सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा है कि क्या यह ना कहा जाए कि सांसद को अपनी बात, यानी जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहने पर दंड देना जनता के जनादेश को दंड देने जैसा नहीं है? क्या यह सोच पाने की क्षमता हमारी न्यायपालिका या हमारे सांसदों को, हमारी संसद को ये नहीं समझ में आया कि हम अगर कोई सांसद स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह रहा है और हम उसको दंड दे रहे हैं, तो हम जनता के जनादेश को तो नहीं दंड दे रहे हैं? एक ये मेरा आरोप है, इस पक्ष पर भी सोचा जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको मेंटेन करें। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है, कानून बनाने में कितना हम कानून बनाने के लिए किस प्रकार से हम गंभीर, या हमारे राजनेता कितने गंभीर हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल समझ में आता है कि आज कानून बनाने की प्रक्रिया सिर्फ एक राजनैतिक प्रबंधन का हथियार है और कुछ नहीं। मतलब अपने राजनीतिक प्रबंधन, अपनी वोट को साधने का और विपक्षी दलों से अपने आप को बेहतर दिखाने का। इसके अलावा और कुछ कानून बनाते समय जनता के हित और दूरगामी परिणामों पर उसकी चर्चा परिचर्चा ये होती हुई बहुत कम दिखती है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो ये सदन में 2 नेता बैठते हैं, एक विपक्ष का एक सत्ता पक्ष का, जिस सत्ता पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री भी कह देते हैं, पीछे के कांग्रेस शासनकाल में सत्ता पक्ष का, सत्ताधारी दल का नेता एक अलग हुआ करता था, प्रधानमंत्री अलग हुआ करता था। लेकिन ये नेताओं के ही मतलब नेताओं के ही अंडर में रहने वाले, या यह तरीके से नेताओं के अनुशासन में रहने वाले सांसद बन गए हैं, तो उनके भी चर्चा किस बात की होगी? अगर हम अनुशासन देखने लगेंगे चर्चा के समय यह तो देखना चाहिए कि हमारी भाषा संसदीय हो, हम जो बात कह रहे हैं वो सभा के अनुकूल हो, यह बात तो ठीक है। लेकिन यह बात कि हम दल के आगे या अपने नेता के आगे हम कुछ बोल रहे हैं और हमारे नेता के विपरीत कोई बात है तो उसके लिए हमें अनुशासनहीन मान लिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये इन दो विषयों पर मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो चौथी बात कही जा रही है कि कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक बुराई पर प्रशासनिक उपाय निकालना और नक्सलवादी और डकैतों का हृदय परिवर्तन करके उनको कोशिश करना, ये सब वही एक अपने राजनीतिक प्रबंधन के हथियार हैं। क्योंकि बीच में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे राजनेता सत्ता में जरूर बैठे रहे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए या राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए अपराधियों का साथ लिया होगा, और उन्हीं अपराधियों को कानूनी मार से, कानूनी दंड से बचाने के लिए यह सारा उपक्रम खड़ा किया गया। मंगला प्रसाद जी जो कह रहे हैं, और भी जो हमारे साथियों ने जो चिंता उठाई कि परिवारों में यदि व्यक्ति कोई अपने अपने विवाह इत्यादि के लिए या अपने परिवार के अनुशासन बनाने की कोशिश करता है तो वह अपराधी मान लिया जाता है। लेकिन वही अनुशासन जब ये इन्हीं एक एक लोगों में से लाखों लोगों ने मिल करके चुन करके किसी एक व्यक्ति को भेजा है, तो उसके ऊपर अनुशासन का चाबुक चलाना ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जनता भी इसको, लोग भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। बात किया जाता है कि सरकारों को अस्थायित्व देने के लिए, सरकारों को अस्थायित्व देने के लिए हम यह प्रतिबंधित कर सकते थे ना कि 5 साल के पहले हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। 5 साल के पहले चुनाव की परिस्थितियां बनेगी तो सारे सांसद, सभी राजनीतिक दल संसद में चुने जाने के बाद दलों का ठप्पा खत्म, सभी दल, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं और सभी लोग मिल करके चुन करके किसी एक व्यक्ति को नेता चुनेंगे जिसको प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा। दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को हम कह देंगे विपक्ष का नेता है। ऐसे क्यों नहीं बनाया जा सकता था संसद का वातावरण जिससे चर्चा को प्राथमिकता मिले या चर्चा को एक बल प्रदान किया जाए। वहां पे तो दलों की जो एक दादागिरी है उसी को स्थापित करने का एकमात्र माध्यम बन गया है संसद। और उसी वजह से मुझे लगता है कि वर्तमान में जो हम संवैधानिक संकट देखते हैं, न्यायपालिका की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से, विधायिका की तरफ से, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो संस्था स्वतंत्र विचार मंथन की पीठ होनी चाहिए थी, जो स्वतंत्र विचार मंथन जिसका लक्ष्य होना चाहिए था, वह स्वतंत्र विचार मंथन नहीं कर पा रहा है। स्वतंत्र विचार मंथन नहीं कर पा रहा है या दलगत भावनाओं में फंसे हुए लोग सिर्फ दलीय हितों को पूरा कर पाने के लिए, दलीय हितों के लिए ही समर्पित से दिख रहे हो, ऐसे समय मुझे लगता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने स्तर पर दादागिरी दिखाएंगे ही। मेरी बात समाप्त हुई। और कोई भाई इस विषय पर, आज के विषय पर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। नए लोगों के लिए एक बात ये जरूर छूट है कि इन विषय से संबंधित अगर उनको लगता है कि कुछ अलग तरह से भी बात कर रहे हैं तो भी वो कह सकते हैं। आप लोग अपनी बात कहें। माता प्रसाद करो भैया, मुझे लग रहा है कि कई दिन बाद आप जुड़े हैं, आप भी कुछ कहें। भैया जी, अभी हम एक कार्यक्रम में हैं, केवल चर्चा सुन पा रहे हैं। यहाँ शोर थोड़ा सा हो रहा है तो एक तरफ आके नहीं, मैंने थोड़ी, हाँ, इसलिए मैं, क्षमा करें। ठीक ठीक। मोहन बाबू, आपकी बात कट गई थी, आपको लगता है कुछ जरूरी बात है तो आप दोबारा भी कह सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब बताएं। तो हम जो अपनी बात रख रहे थे वो यही था कि भाई जनता तो सब कुछ इन लोगों को सौंप देता है, समर्पित कर देता है, लेकिन लोक और जनता का चिंता कौन कर रहा है? वो तो केवल अपनी चिंता कर रहे हैं। अपने मनमाना तनख्वाह बढ़ा देना है,
अपनी सारी सुविधाएं बढ़ा देना है, अपने हित के लिए मनमाना संविधान में संशोधन कर देना है। अभी इन्हीं संशोधनों में जो लोक को और जनता को लड़ा कर लेने वाला लाभ है, जो कि इनको विरासत के रूप में जो ब्रिटिश सरकार से मिली है कि फूट डालो और राज करो, तो इन्होंने संविधान में हिंदू कोड बिल, मुस्लिम लॉ, ये सब बनाया। अब जब दूसरी बात है, ऐसे तीनों इन लोगों ने कई कानून बनाए, लेकिन जब जनता जो है, लोक जो है, अपना जन प्रतिनिधि चुनकर और भेजता है और वो वहां जाकर दल प्रतिनिधि बन जाता है, ऐसा संविधान में संशोधन करने का इनको कहां से और कैसे अधिकार मिला जबकि लोक ने और जनता ने इनको ये अधिकार दे भी नहीं किया है कि आप हमारे जनप्रतिनिधि को आप दल प्रतिनिधि बना दीजिए। दूसरी बात है कि जिसको कि आप दल प्रतिनिधि बना रहे हैं, तो आप सभी भी दल के नेता जो हैं वो भी आप एक जनप्रतिनिधि ही हैं। तो सब जनप्रतिनिधि ही कैसे एक प्रतिनिधि को जो है सो दल प्रतिनिधि बना देगा? कि दल अगर जो कहता है वो नहीं मानेंगे तो आपको बर्खास्त हो जाएगा, आपका जनता का फिर कोई वैल्यूएशन नहीं रह गया। ऐसा संविधान में संशोधन करने का कैसे अधिकार मिला, कहां से अधिकार मिला कि मनमानी जो भी करना है उसको हम कर दिए? तो ये जो बुराइयां हैं ये कहां से आई? ये तो पूरा जो है जितनी भी शक्ति है उसको केंद्रित अपने पास कर लेना है। दूसरी बात है, एक है कि एक समस्या जो है, जितने भी राजनेता हैं वो समाज में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका पहले तो समस्या पैदा करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान ऐसे करते हैं कि दूसरी समस्या समाज में खड़ा हो जाए। तो इसको पूर्व में भी ये सब बातें संज्ञान में आई है और आगे भी इस प्रकार के होते रहा है कि समस्या जब पैदा करना है तो नेता लोग अपनी अपराधी दस्ता के साथ मंदिर में गाय और मस्जिद में सुअर, इसकी मांस या हत्या करके वहां बिकवा देंगे। अब दोनों लड़ाई शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गई। तो एक जो है समस्या को पैदा किया, दूसरे उस समस्या को समाधान करने के लिए नेता लोग दोनों तरफ से खड़े हो जाएंगे। अब समाधान नहीं करा करके तीसरा समस्या खड़ा करेंगे कि उसको जो है सो FIR करवा देंगे, इधर और उधर दोनों को 100-100, 200 पर। ये तीसरी समस्या खड़ा हो गई। अब दोनों पक्ष के लोग जो हैं उन नेताओं के पास दौड़ते रहेंगे कि भाई हमारा जो है सो समस्या का समाधान कर दीजिए, हमारा नाम कटवा दीजिए। अब वहां पर भी राजनीति करेंगे। जो उनके पक्ष में, उनके सहयोग में आजीवन उनकी गुलामी करने के लिए तैयार होगा, उनको कुछ मदद करेंगे, नहीं तो इनको कोर्ट में दौड़वाते दौड़वाते और झलवाते झलवाते बेदम कर देंगे।
तो इस प्रकार की जो है समस्या कई जो है राजनेता पैदा करते हैं। अब पब्लिक कहीं कहेगा कि भैया इधर सड़क बनवाना है तो सड़क बनवाएंगे, तो वो जान रहे हैं कि नाली का भी जरूरत होगा, लेकिन नाली नहीं बनवाएंगे, फिर नाली के लिए समस्या आएगा। नाली बनवाएंगे तो ऐसा ऊंचा नीचा बनवाएंगे कि सब पानी जमा रहेगा और फिर रोड तरफ बहने लगेगा कि भैया नाली तो भर गया है, इसको कैसे होगा। उसको कुछ किए तो उसका ढक्कन नहीं बनवाएंगे, मतलब कि कुछ न कुछ उसमें समस्या आप में लपटाए रहेगा और आपको जो है तो पहुंचते रहना। तो इस प्रकार जो है बहुत सी बातें उनकी चलती रहती है। मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। और भाई रखे अपनी बात। हेलो। हाँ भाई सब बताएं। हाँ, जो दल बदल कानून आया इस पर काफी लोगों ने अपना अपना विचार दिए है। मेरा विचार थोड़ा सा इससे हटके भिन्न है। अभी मोहन जी ने भी कहे कि आखिर हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो दल प्रतिनिधि कैसे हो गया। हम आजाद भारत का पहला चुनाव जो 52 में लड़ा गया, इसकी बुनियाद तो वहीं से रख दी गई थी। आप सब जानते हैं 65 या 67 पार्टियां, हालांकि पंजीकृत नहीं था, मगर उतने पार्टियों का नाम से ही चुनाव लड़े। सभी चुनाव मैदान में पार्टी के नाम से ही चुनाव में उतरे, इंडिपेंडेंट नहीं उतरे, कुछ निर्दलियों या जो छोटे को छोड़ करके। तो बीजारोपण तो वहीं से हुआ। अब आते हैं दल बदल कानून के ऊपर। तो जो सांसद जाते हैं यहाँ से वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मगर वो अपने पार्टी के संगठन के मैनिफेस्टो लेकर के जनता के समक्ष आते हैं। यदि मान लीजिए मैं बीजेपी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानने वाले सांसद को यहाँ से चुनता हूँ और चुन के भेजते हैं, क्योंकि उस पार्टी का आइडियोलॉजी हमें अच्छा लगता है, उनका सिद्धांत या नियम जो जनता के प्रति या दिखावा हो, हमें उनको अच्छा लगता है। वो सांसद या विधायक वहां जा करके, संसद में जा करके या असेंबली में जा करके, लालच में, चाहे जिस लालच में आए या बहकावे में आकर के, वो जो है जो जिस आइडियोलॉजी से चुन के गया है, भाजपा से, कांग्रेस से, किसी संगठन की ओर से, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करता है, तो जनता के प्रति धोखा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो जनता को धोखा हो गया, क्योंकि मैंने भाजपा की आइडियोलॉजी को जिता के भेजा। और भाजपा के सांसद जा करके कांग्रेस या तृणमूल या किसी दूसरे के और केजरीवाल के समर्थन में अगर दे देता है तो हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो इस उद्देश्य से तो दल बदल एक हिसाब से ठीक था, ताकि वो कम से कम मनमर्जी में न कर सके, किसी लालच में या बहकावे में आकर के। धन्यवाद। और कोई भाई अपनी बात रखे। बबलू भाई ने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कोई भाई इस विषय पर भी अपनी बात रखे। मैंने यह बात कहा है कि दल बदल कानून गलत नहीं है, दल बदल कानून ठीक है। जिस पार्टी के आप जो है कि एजेंडे में आप से जो है कि समर्थन में आप चुनाव जीते हैं, उस पार्टी के साथ में आपको रहना है, यह तो है। लेकिन यह भी होना चाहिए कि वैचारिक अभिव्यक्ति को क्यों रोका जाए, कानून बनाने पर, स्वतंत्र नीतियों पर क्यों रोका जाए। यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए कि जो निर्वाचित सदस्य अपने पार्टी के साथ रहे सरकार बनाने में और बिगाड़ने में, परंतु जो विधेयक बन रहा है वह लोगों के वैचारिक जो है कि बुद्धिमत्ता का जो है कि परीक्षा होती है बहस में, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है,
और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, राज्यसभा अध्यक्ष का चुनाव है। इस चुनाव में भी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा न हो कि पार्टियां सत्ता पक्ष अपने पार्टी अपने जो है कि सांसद को लाद दे। भाई बहुत कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो है कि व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, वो सब अपने परिवार को ही लादते चले जाएंगे दल बदल कानून के अधिकार के तहत। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ छूटें होनी चाहिए। दोनों बातें हैं, दल बदल कानून खराब नहीं है, लेकिन जो अभिव्यक्ति और मतदान में जो मत निर्णय संविधान पर जो चर्चा है कानूनों पर, उस पर जो प्रतिबंध किया गया वह गलत है। हमारे कहने का ये मतलब है। और कुल मिलाकर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चाहे कैसो भी व्यवस्था बना ले, यदि बेईमान लोग हैं तो हर व्यवस्था खराब कर देंगे। मूल बात है कि हमें अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनाव करना चाहिए और भेजना चाहिए। कहने का मतलब है। ठीक। और कोई भाई अपनी बात रखे? बबलू भैया ने भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि विचारधारा के आधार पर हमने मत अपना दिया है, और विचारधारा के आधार पर हमने अपना मत दिया है, और फिर वहां जाकर सांसद अपने हिसाब से विचारधारा के विपरीत कार्य करने लगे। तो मुझे लगता है यहाँ दो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर विचारधारा महत्वपूर्ण होती तो जिताऊ प्रत्याशी कैसे हो जाते हैं, वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है? ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है कि चुनाव के पहले वही व्यक्ति किसी पार्टी से आता है और फिर चुनाव के ही पहले कई पार्टियों में वो नेताएं घूमते रहते हैं। आज कांग्रेस में है तो कल भाजपा में है, तो भाजपा में है तो फिर कांग्रेस में है। हम उनकी सदस्यता को, अच्छा ऐसा नहीं है कि पार्टियों की बदलने की वजह से समाज में आए तो वो चुनाव हार गए, वो फिर भी जीत के जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं तमाम विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों से निकल के आए। एक बात तो ये है। दूसरा प्रश्न यह है कि पार्टियों की विचारधारा है क्या, हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें, या किसको ऐसे हम बांधे कि नहीं कांग्रेस आएगी तो ये काम करेगी और समाजवादी आएगी तो समाजवाद को मजबूत करेगी, या भाजपा आएगी तो फिर हिंदुत्व को मजबूत करेगी। ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। आज भाजपा को आप देखिए तो कई सारे, विपुल भाई साहब से पूछे तो कम से कम 10 आपको ऐसे कहानियां बता देंगे, ऐसे कानून बता देंगे जो जिसको को लेकर के कि ये माना जाए कि कांग्रेस ने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया है। आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के ही दो अलग अलग नेता दो अलग अलग तरीके से उसके अंदर ही बैठकर उसको दो तरीके से बांट देंगे। तो विचारधारा एक अमूर्त चीज है। या तो मैनिफेस्टो को आप एक तरीके से डिक्लेयर करो, मैनिफेस्टो पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो उसको बाध्यकारी होनी चाहिए कि आप उन्हीं चीजों पर रहें। भारत में यह सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया है कि फ्रीबीज चुनावों को प्रभावित करती हैं, यानी कि ललचाने वाली घोषणाएं, पैसे देने वाली घोषणाएं चुनाव को प्रभावित करती हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई रोक लगने की पहल हो पाई, या चुनाव दल मतलब राजनीतिक दलों ने इस पर कोई रोक लगाया? भाई आप मैनिफेस्टो भारत में मुझे लगता है कि 2014-2004 का मैनिफेस्टो देखिए, उसके पहले के चुनाव का मैनिफेस्टो देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल ने अपने मैनिफेस्टो के 10% वादों को भी पूरा किया। अच्छा, जब हम मैनिफेस्टो के 10% वादों को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, हम एक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता भी नहीं शो कर पा रहे हैं, नहीं प्रमाणित तौर पे कह पा रहे हैं, हम तो साधते हैं दोनों तरह के लोगों को। हम जब आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस कहाँ जो है एक तरफ जो है इनके साथ भी बैठती है। अभी तेलंगाना के जो है उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमान कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। एक तरफ ये बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये कही जाती है कि नहीं ये सवर्णों की पार्टी रही है। तो विचारधारा ही नहीं क्लियर है। एक अमूर्त चीज पर आपने अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया।
व्यक्ति का स्वभाव बदल सकता है और उस व्यक्ति को आपने नेता बना दिया और उस नेता के प्रति आपने सबको एकदम बांध दिया कि आप उसके विपरीत कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि दल बदल कानून किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी दशा में व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है, बबलू भाई साहब के इस कथन से मैं सहमत हूं कि राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव होना और राजनीतिक दलों के आधार पर संसद में उनकी प्राथमिकता, उनकी वरीयता तय होना। जैसे विपक्षी दल का नेता होना चाहिए, उसके पास इतनी अर्हता उन्होंने निर्धारित कर दी कि 10% से कम अगर उसकी सीटें हैं, कुल सदस्य संख्या का 10% से कम है तो हम उसको विपक्षी दल का नेता नहीं मानेंगे। ये दल की बात करना गलत था। इस बात से मैं, बबलू भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि किसी भी तरीके से जनता के प्रतिनिधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, उनकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह प्रतिबंध सीधे सीधे व्यक्ति के जनादेश पर प्रतिबंध लगाता है। ये हो गई मेरी बात बबलू भैया। और कोई भाई अपनी बात रखे, प्रश्न रखे? आज तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हाँ, हम एक बात कहना चाहते हैं। भाई 80% जो चुनाव लड़े जाते हैं वो पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, और ऐसा यदि नहीं होता तो लोग जो है कि टिकट खरीद करके जो है चुनाव न लड़ते हैं, स्वतंत्र लड़ लेते हैं। और पार्टी का अपना वोट बैलेंस होता है 20%, 25%, 30%, वह वोट मिलता है और कुछ उसका अपना प्लस होता है। हर पार्टियों का अपना एक वोट बैंक, एक वोट वैचारिक वोट का मंगला एक। प्रसाद जी, मंगला हाँ, प्रसाद जी, अभी फिर प्रश्नोत्तर में ले लेंगे। आचार्य ठीक है। सुनील देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं आचार्य जी। नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, ये जो चर्चा है इसको सुनकर के लग रहा है कि जैसे व्यक्ति और दल दोनों अलग अलग व्यवस्था है, या हम ये कहें कि दल व्यक्ति है या व्यक्ति दल है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यक्ति के आधार पर ही दल बनता है और दल की एक अपनी कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी बन जाती है, किसी भी फिलॉसफी को लेकर, किसी भी विचार को लेकर के, किन्हीं भी समस्याओं को लेकर के। परंतु यह सोचना यह आवश्यक है कि जो दल की विचारधारा बनी वो किस आधार पर बनी? वो व्यक्तियों के आधार पर बनी, और वो व्यक्ति जब अलग हो जाते हैं उन्हीं दलों से तो उनकी विचारधारा भी अलग हो जाती है। या ऐसे कहें कि जो अभी अभी बिल्कुल तुरंत बात कही गई 20% वोट या 10% वोट पार्टियों का होता है, तो फिर पार्टी का वोट होने के नाते कांग्रेस का तो वोट उतना ही होना चाहिए जितना पहले था कभी, क्योंकि पार्टी तो वही है ना, कांग्रेस नाम तो वही है, कांग्रेस नाम तो नहीं बदला, पार्टी तो वही है, आइडियोलॉजी वही है। तब यहाँ तो फिर वोट बैंक वही होना चाहिए, वोट तो कम नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा इसका एक ही अर्थ होता है, विचार करें, गहनता से चिंतन करें तो एक ही निकल करके आएगा, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा होता है और व्यक्ति का प्रभाव होता है, चाहे वो अपने समाज में हो, चाहे वो फिर विश्व समाज में हो। विश्व समाज से मैं कहना चाह रहा हूँ जिस राष्ट्र में उसका जन्म हुआ है, जिस देश में या उसमें, तो उसका भी अपना प्रभाव होता है, वो व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। और व्यक्तित्व के प्रभाव के होने के नाते जो है उस पर हम ये विश्वास करते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं वो इसको सही तरह से कहीं ना कहीं इसका निर्वहन करेगा। एक उद्देश्य हो सकता है, परंतु बिल्कुल ये जोड़ दें कि आइडियोलॉजी से ही वोट मिलता है और आइडियोलॉजी ही किसी पार्टी के लिए 20% 25% वोट जो है वो बनाए रखती है। तो सपा का वोट कितना था? अच्छा उसको छोड़िए, अभी तो बसपा है, बसपा राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, जहां पर हम देखें उत्तर प्रदेश में
जो कि कभी अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई, आज एक भी सीट नहीं है। पार्टी तो वही है, बहुजन समाज पार्टी थोड़ी बदली है, मायावती जी थोड़ी बदली, आइडियोलॉजी तो वही है, लेकिन लोग बदले, लोग निकले, लोग गए, तो फिर कमजोर क्यों हुए? आइडियोलॉजी वही है। तो आइडियोलॉजी पर वोट 25% 30% रहता है, फिर रहना चाहिए, वोट बैंक में कमी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि जहां दल बदलू जो कानून की बात है, ये बिल्कुल मेरी समझ से जो है कहना चाहिए निरर्थक है, इसको रोकना नहीं चाहिए। व्यक्ति किसी के दम पर पार्टी के, हाँ पार्टी के दम पर क्यों जीतता है? पार्टी के कार्यकर्ता दलाल होते हैं इस समाज में लगे हुए, क्षेत्र में लगे हुए, जो नीचा नीचा कुर्ता पहनते हैं और जो झंडा उठाने का काम करते हैं, उनको मैं अपनी भाषा में, व्यक्तिगत चाहे बुरा लगे किसी को, उनको दल्ला बोलता हूँ, दलाल कहता हूँ। तो वो दलाल जो होते हैं वो जरूर मतलब जो है सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं सपोर्ट के आधार पर, उन्हीं सपोर्ट के आधार पर पार्टी का अपना एक जनाधार होता है। वो 10% नहीं कह सकते उसको, 3% 4% समाज का भाग होते हैं, 2% भी कह सकते हो। तो उसके आधार पर कि भाई ये व्यक्ति, इनका जो है अपना प्रभाव किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है। अच्छा, उनका परिवार तो है ही है, मान लीजिए किसी पार्टी से किसी क्षेत्र के 10 लोग जुड़े हुए हैं, और वो 10 लोग जो है जुड़े हैं, तो 10 वोट उनके अगर 4-4 वोट हैं तो कितने वोट हो गए? 100 लोग जुड़े हुए तो कितने वोट हो गए? पार्टी का ये फायदा मिलता है। बाकी वोट से जो है लगभग 60% जनता जो है वो तुरंत 1 महीने के प्रतिपक्ष में अपना मूड बनाती है कि मुझे किस, जहां मुद्दे आते हैं कुछ, जहां लगता है कि विपक्ष ने कुछ मुद्दे सही रखे हैं या पक्ष ने सही रखे, या पक्ष वर्तमान सरकार है या वर्तमान जो व्यवस्था हमारी चला रही देख रही है ठीक स्थिति में है, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। तो जहां पर दल बदल की बात है जो कानून का, मैं उसका पूरा कहना चाहिए, अगर व्यक्ति जीता भी है किसी भी पार्टी से लेकर के, वो जाता है किसी पार्टी में, कोई गलत नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि जो व्यक्ति किसी पार्टी का निर्देशन कर रहे हैं, निर्देशन से मतलब ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी विचारधारा, बिल्कुल मैं उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूं। मान लीजिए अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति, योगी जी इस समय सरकार चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते, पार्टी छोड़ के जा सकता है। तो इसका कोई आधार ये नहीं है कि मैं आपकी पार्टी से जीता हूं तो आपकी पार्टी में रहूं, ये मेरी अपनी सोच होगी, ये पार्टीवादी हो गए। जब तक पार्टीवादी सोच हमारी, हम लोग कहते तो हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन निरपेक्ष रह कहां पाते हैं? तो यहाँ इसी चीज का थोड़ा सा वर्तमान में हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे भी व्यक्तियों का मतभेद होता है। तो जब मतभेद होता है, कोई व्यक्ति है अनुशासित है, पार्टी की विचारधारा से लेकर के जुड़ा, वो जो कानून दिए हैं या जो व्यवस्थाएं उनका अपना जो प्रियम्बल है या जो कहना चाहिए संविधान है पार्टी का, या जो मुख्य विचारधारा है उस विचारधारा से व्यक्ति जुड़ा, और उसके बाद में जो उसका संचालन कर ले, जिनके हाथ में आ गई, जिनके ऊपर सबसे मतलब बैठे हुए लोग हैं, जो संचालन कर रहे हैं, जो निर्देशन कर रहे हैं, अब उनकी आइडियोलॉजी में कुछ फर्क है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है इसमें, भले ही उस पार्टी से जीता हुआ हूं। तो ये जो चीजें हैं, अब जैसे आप ले लीजिए कुंडा के राजा भैया 7 बार विधायक रहे, आज तक किसी पार्टी से नहीं लिए, उनको छोड़िए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं। हमारे राजवीर सिंह 3 बार आंवला से सांसद रहे थे, किसी पार्टी से नहीं जीते थे, वैसे बीजेपी से जुड़े रहे थे वो। अभी डीपी यादव को देख लीजिए, 4-4 सीटें उसने अपने दम पे निकाली हैं। तो ये कह देना, बहुत सी चीजें ऐसी हम बता सकते हैं कि जो किसी भी पार्टी से लेकर के उनका अपना जनाधार होता है, और वास्तव में व्यक्ति ही जनाधार होता है। दल क्या है? दल भी तो व्यक्ति हैं, 20 या 30 व्यक्ति, एक विचारधारा जो बनी है उसका लेकिन उस आइडियोलॉजी से लोग जुड़ते हैं एक पक्ष, भाई विचार के द्वारा ही कोई संगठन बन जाता है या दल बन जाता है, और उस दल में भी मत भिन्नता हो सकती है। तो मत भिन्नता के आधार पर व्यक्ति इधर उधर जा सकता है, भाई मैं आपके पार्टी से इसलिए जुड़ा था, आपका वो उद्देश्य छूट गया, जब वो उद्देश्य छूट गया तो फिर ये जो है, अभी वर्तमान का टी राजा का उदाहरण लें, विधायक है, बीजेपी ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई? वो तो कट्टर बीजेपी का मतलब जीता भी उससे, कट्टर समर्थक है हिंदुत्ववादी का, और हिंदुत्ववादी को बीजेपी फॉलो करती है। ये तो वर्तमान का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें, इन पर भी हमें चिंतन होना चाहिए, और हमारा अपना चिंतन यही होना चाहिए कि जो व्यवस्था हमारे सामने कोई आई है, कानून कोई सामने आया है, या सरकार की या विपक्ष की या कोई भी उसकी, तो उस पर हमारा एकदम क्लियर जो है स्टैंड होना चाहिए। जी धन्यवाद।
धन्यवाद सुनील देव जी। और कोई भाई अपनी बात रखे, जो नए साथी जुड़े हैं कुछ लोग, उसमें से अनिल जी भाई साहब हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, निशा मैम है। निशा मैम आप कुछ बताइए। सुरेंद्र सर, वैद्यराज आहूजा जी। हाँ भैया जी, मैं तो काम करते करते सुनना पड़ता है मेरे को, थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सुन रहा था, आप कॉफी बेच रहे थे और समोसे का पैसा ले रहे थे। मैं एक लाइन कुछ कहना चाहता था और इसमें। जी जरूर भैया, जरूर भैया। अभी सुनील जी ने अच्छी बात कही कि भाई जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो उनके दलाल होते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं बीजेपी का समथिंग पूरे देश में 14 करोड़ प्राथमिक मेंबर है, तो इतने इतने लोग तो उनके फॉलोअर हो गए, यानी कार्यकर्ता हो गए अपन उसको एक सिरे से, यानी इतने लोग उस पार्टी के नीचे काम करने वाले हो गए। बाकी रही बात की कि बाकी की संख्या कांग्रेस की या बसपा की क्यों घटी, एक समय था यूपी का, क्योंकि आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, मायावती जी का एक पॉपुलर नारा था, सुने होंगे, हमें नहीं कहना चाहिए मगर क्षमा कीजिएगा, मजबूरी है कहने पड़ेंगे। मायावती जी नारा दी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उसके बाद इनका सत्ता कम होने लगा, फिर वही मायावती ने ब्राह्मणों को टिकट दिए कई जगह, क्योंकि आप यूपी से हैं, आपको पते होंगे। तो एक कथन है कि जब ये अपना यानी आइडियोलॉजी जिसको क्या है विचारधारा जब समाज के सामने लाते हैं तो उसका परिणति देखने को मिलता है। बीजेपी कभी 2 सीटों पर रहने वाली 15 साल से सत्ते में है, जब अपना विचारधारा क्लियर की, जनता को समझ में आई, इसको सत्ता में बैठा दी। तो विचारधारा पार्टी जब तक बदलती रहती है जनता जुड़ते रहते हैं, विचारधारा पार्टी बदलेगी जनता कटेंगे। मोदी जी भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। पिछले बार हम देखे कि कोर्ट के आदेश के बाद जो ST/SC एक्ट है, जिसमें नियम यह था कि विवेचना से पूर्व किसी को मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी, विवेचना के बाद होगी। 543 मेंबरों में 131 सीटें ST/SC कंबाइंड हैं, 84 शायद SC का है, बाकी 47 कुछ ST का, 131 सीटें हैं, यानी बाकी सवर्ण और जनरल लोग संख्या ज्यादा है। SC/ST एक्ट आप समझ ही रहे हैं आप लोग सारे लोग। फिर मोदी जी ने उस नियम को जो है लागू कर दिया कि बिना विवेचना का 6 माह तक वो जो है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 6 माह तक रह सकता हो। ये नियम बना दिए मोदी जी बनाए, यानी जनरल व्यक्ति जो है, सामान्य तबके के लोग, यही कहा कि बिना अपराध किए भी अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी के धुर्तई करके या किसी कारण से चालाकी से या गलत अपराध दर्ज भी कर लिया जाता है तो विवेचना बाद में होंगे, पहले जेल हमें पहले जाने पड़ेंगे। तो जो दल बदल कानून का ही असर था कि लोग इसका विरोध नहीं कर पाए और मोदी जी ये नियम को पास कर पाए। तो कमियां तो हैं, स्वतंत्र होते तो शायद सारे सांसद विरोध कर देते जनरल कोटे के, हो सकता है विरोध कर देते मोदी जी का। धन्यवाद। ठीक बात। और कोई भाई अपनी बात रखे। हाँ अशोक भाई साहब बताएं। मेरा कहना है आचार्य जी कि कुछ समय पहले, आज से 20-25 वर्षों, जब लालू सरकार की राज थी तो बहुत से नक्सलवाद, उस समय नक्सलवाद का प्रश्रय काफी था और बहुत से नक्सलवादी नेता जेल में रहकर अपने चुनाव को जीते और वो निर्दलीय उम्मीदवार बन करके, जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखे कि हमारे
नक्सलवाद की समस्या को कौन सी पार्टी जो समस्याओं को हल कर सकता है या सुन सकता है, तो वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार को अपना पार्टी को, अपने जनता को जिससे चुने हैं, उनके प्रतिनिधि जो चुने हैं जनता, उनकी भलाई के लिए उनको दल बदल करना पड़ता है। उस समय लालू सरकार की राज थी, बहुत से निर्दलीय नक्सलवादी नेता जो लड़े जेलों में रहकर, फिर वो जनता दल में शामिल हो गए। इसलिए शामिल हुए कि वह जनता दल उनके पार्टी को संरक्षण देता था, नक्सलवाद को संरक्षण देता था, उनके हक को और उनके अधिकार को समझता था। उसी के बल पर लालू यादव ने 20 वर्षों तक राज किया। तो ये राजनेताओं की कभी कभी अपनी विचारधारा के अनुसार उनको पार्टी में शामिल होना पड़ता है, जिससे जिस क्षेत्र से वो चुने जाते हैं, तो प्रायः देखते हैं कि हमारी संख्या कम है, हम किस पार्टी की ओर जाएं कि ताकि हमारे क्षेत्र के जनता का विकास हो सके। उस समय उनका मजबूरी हो जाता है दल बदल का करना। और स्वाभाविक है, जब जिस पार्टी में रहते हैं जहां पर उनकी विचारधारा न मिलता हो, कहीं अन्य विचारधाराओं उनसे परिपक्व न होता है, देखते हैं कि अन्य पार्टी में मेरी विचारधारा दल में अच्छी है, वहां पर मेरा सम्मान हो सकता है, तो अपना दल बदल लेते हैं। यही तो मेरा कहना था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक बात भाई। पार्टियों के आधार पे, पार्टियों के सिंबल पे लोग चुने गए और पार्टी का नेता समाजवाद के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा, और पार्टी के नेता समाजवाद सोचे कि नहीं ठीक है, हम समाजवाद आएगा इसकी वजह से, और वहां पहुंच करके परिवारवाद करने लगा। तो अब ये लोग क्या करें? अन्य कोई भाई अपनी बात रखे हैं? हेलो। हाँ भैया बताएं। देखिए, चाहे सत्ता हो चाहे शक्ति, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है विचारधाराओं का इस्तेमाल करते रहे। सत्ता, राजनीतिक दल, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जो था, जो उनकी विचारधारा थी, जब उस विचार पे सत्ता नहीं प्राप्त हुई या अल्पकाल के लिए प्राप्त हुई, मजबूत सत्ता नहीं प्राप्त हुई, तो माननीय नरेंद्र मोदी ने नई विचारधारा बनाई, उन विचारों को नए तरीके से गढ़े और एक नई भाजपा आई, जो शक्तिशाली भाजपा है, चरित्रवान नहीं। तो इन्होंने विचारधारा का उपयोग किया सत्ता की प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए। इस्लाम एक धर्म है, लेकिन इसके द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। तमाम तरीके के पूजा पद्धतियों और सिद्धांतों के अनुसार आर्य समाज हुए, ब्रह्म समाज हुए, सनातन धर्म के नाम पर तमाम लोगों ने शक्ति और सर्वोच्चता की लालच में उसका चोला पहना, चंदन लगाया, टीका लगाया, और उस चोले को एकदम से रमा लिए कि यही मेरा चोला है। लेकिन उस विचारों से उनका कोई मतलब नहीं, उनका न आर्य समाज से कोई मतलब है, न ब्रह्म समाज से का मतलब है, न उन्हें यह ज्ञात है कि समाज में किस लक्ष्य की प्राप्ति हो हेतु इसका निर्माण किया गया था। वह वास्तव में दलाल और दल्ले बने घूम रहे हैं, वह सिर्फ स्वांग रच रहे हैं। यह सत्ता की भूख, शक्ति की भूख और सर्वोच्च होने की इच्छा जो व्यक्तियों को वास्तव में दल्ला बनने के लिए मजबूर कर रही है,
जिन्हें ज्ञान नहीं है लेकिन वो चाहते हैं, सर्वोच्च होने की इच्छा है, वो वास्तव में दल्ले बने घूम रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। किसी भाई का कोई प्रश्न हो किसी के भी वक्तव्य से तो प्रश्न कर सकते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को भी अपना अधिकार हो और पार्टी को भी अपना अधिकार हो? क्या दोनों का अपना अपना वोट होता है, तो पार्टी का भी एक अधिकार होना चाहिए कि हमारा जो है कि सरकार स्थिर रहे, और जनप्रतिनिधि को भी अधिकार होना चाहिए अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र हो। हमने कहा दोनों को एक पक्षीय सोच नहीं रखना चाहिए, हम दोनों को संतुलन साध के चलना चाहिए। करने का मतलब यह है। ठीक बात, ठीक बात। पार्टी का भी भाई सहमति के आधार पर बना है, तो पार्टी में भी अपना एक इतना तो लोकतंत्र होना ही चाहिए कि पार्टी में इस बात पर चर्चा की जा सके। हाँ, और कोई भाई अपनी बात कहे? अनीता मैम कुछ कहना चाह रही थी क्या? और कोई भाई अपनी बात कहे? विपुल जी कल का कुछ विषय बताएंगे भाई साहब? वो मैं कल इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा ठीक। अगर किसी व्यक्ति का कोई बात हो तो कहे, अन्यथा मीटिंग समाप्त करेंगे। बहादुर सिंह भाई साहब थोड़ा सा इसको अनलॉक करने की कोशिश करिए अपनी बात, अपना माइक। बहादुर सिंह साहब हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं और विचार शैली उनकी बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन मोबाइल के प्रति उतने मित्रवत नहीं समझ पाते कौन सा बटन दबाने से अनलॉक होगा। ठीक है, तो आज की मीटिंग समाप्त की जानी चाहिए।